Dear students, Assalamu alaikum. I am Asif Mahmood, your physics teacher. आज हम इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक डिस्कस करेंगे और वो टॉपिक है स्टेबिलिटी एंड पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, यानी सेंटर ऑफ मास का किसी भी बॉडी की स्टेबिलिटी के साथ यानी उसके मुस्तहकम होने के साथ क्या ताल्लुक़ है। तो जब हमने सेंटर ऑफ मास पढ़ा था तो इसके उस वक्त भी हमने डिस्कस किया था कि सेंटर ऑफ मास की जो पोजीशन है ये बड़ा मैटर करती है किसी बॉडी के स्टेबल होने पर। तो जितना सेंटर ऑफ मास एक्यूरेट होगा, मुनासिब जगह पे होगा, बॉडी उतनी ही स्टेबल होगी। अगर सेंटर ऑफ मास को हम उस पॉइंट पे ले जाएं जहाँ पे स्टेबिलिटी मुतासर होती है तो मुमकिन है कि बॉडी में रोटेशन पैदा हो और वो स्टेबल ना रहे। तो यही वजह है कि जो रेसिंग कार्स होती हैं, चूँकि उन्होंने बहुत स्पीड से चलना होता है, बहुत स्पीड से टर्न लेना होता है, तो उनकी जो निचली सतह होती है, एक तो उनकी हाइट कम से कम रखी जाती है और दूसरा फिर उनका नीचे वाला हिस्सा जो है उसको ज़्यादा हैवी बनाया जाता है ताकि जो सेंटर ऑफ मास है वो लोअर रहे, वो निचली सतह पे रहे और बॉडी जो है उसमें रोटेशन ना हो और यानी गाड़ी जो है वो उलट ना जाए। तो वो इतनी आसानी से उलटती नहीं है। तो सेंटर ऑफ मास का स्टेबिलिटी के साथ जो ताल्लुक़ है उसको यहाँ मुख्तलिफ़ एग्जांपल्स के साथ वाज़े किया गया है। यहाँ पे एक फ़िगर दिया गया 4.38 कि ए नीडल इज़ मेड टू बैलेंस एट इट्स टिप्स। तो यानी एक कार्क है, उसके साथ दो फोर्क हैं और कार्क के बीच में से एक नीडल गुजारी गई है जिसको एक केन के ऊपर बैलेंस किया गया है। तो सेंटर ऑफ मास की वजह से ये एक छोटे से पॉइंट के ऊपर स्टेबल हो गया है और हम इसको थोड़ा बहुत हिलाएं भी तो ये गिरेगा नहीं बल्कि स्टेबल रहेगा। तो इसको हम एक एक्चुअल मॉडल के साथ देखते हैं। उसी डायग्राम के मुताबिक ये एक मॉडल है। तो ये नीडल के ऊपर इसको बैलेंस किया गया है, हम इसको हिलाएंगे भी तो ये गिरेगा नहीं बल्कि स्टेबल रहेगा। उसकी वजह यह है कि इन फोर्क की मदद से सेंटर ऑफ मास जो है उसको लोअर कर दिया गया है और उसकी वजह से इसके अंदर रोटेशन नहीं होती, ये अपनी जगह पे टॉपल करता है और स्टेबल रहता है। आप इसको देखेंगे कि डायग्राम के बरअक्स यहाँ पे जो फोर्क हैं वो दोनों एक सीध में नहीं हैं, एक फोर्क नीचे लगाया गया, एक फोर्क ऊपर है। और ये भी आप देखेंगे कि एक फोर्क के ऊपर ये पेपर क्लिप्स लगाए गए हैं। इसकी वजह ये है कि एक तो ये नीडल बिल्कुल सेंटर से पास नहीं हुई, दूसरा ये नीडल जो है थोड़ी सी टेढ़ी थी जिसकी वजह से ये बैलेंस इसका मुतासर हो रहा था। तो उसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे वेट थोड़ा सा बढ़ाया गया है और इस फोर्क को नीचे भी इसीलिए किया गया है ताकि इसका सेंटर ऑफ मास और नीचे हो और ये दूसरे फोर्क के साथ बैलेंस हो जाए। एक और मिसाल यहाँ पे दी गई है, ये एक एग शेप्ड टॉय दिया हुआ है, सेल्फ राइटिंग टॉय। तो इसकी जो बॉटम है जो पर्पल कलर में नज़र आ रही है ये हैवी बनाई गई है, ऊपर से ये हल्का है और नीचे से ये हैवी है और ये इसको जब हम थोड़ा सा हिलाएं तो ये टॉपल करता है और ये गिरता नहीं है बल्कि वहीं पे लुढ़कता रहता है। इसको भी हम एक एक्चुअल मॉडल के साथ देखते हैं। आप देखें, इसको अगर हम थोड़ा सा हिलाएंगे तो ये वहाँ पे हिलता रहेगा और नीचे नहीं गिरेगा। इसको भी देखें, क्योंकि इनकी बॉटम जो है, इन सब की बॉटम जो है वो हैवी है इनकी टॉप की निस्बत। उसके बरक्स एक छोटा सा ये एक एग बनाया गया है, ये इसको ज़रा सा हिलाएंगे तो ये लुढ़क जाएगा और स्टेबल नहीं रहेगा क्योंकि इसका सेंटर ऑफ मास जो है वो ऐसी पोजीशन में नहीं है कि इस बॉडी को स्टेबल रखे। आप इसको देखेंगे कि इसके अंदर एक मास लगाया गया है इसको हैवी करने के लिए, तो जिसकी वजह से ये अपनी जगह पे रहता है, स्टेबल रहता है,
हिलता है ज़रूर है लेकिन स्टेबल रहता है। इसी तरह बाकी भी एग्स हैं। तो ये आज का हमारा टॉपिक था, स्टेबिलिटी एंड पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब हम चूँकि ये चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, ये समरी है, इनकी सारी डेफिनेशंस हमने डिस्कस कर ली हुई हैं। अब हम एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। आज हम MCQs करेंगे ज़रा तेज़ी के साथ। नंबर 1 पे है, टू इक्वल बट अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हैविंग डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन प्रोड्यूस अ कपल। टार्क नहीं प्रोड्यूस करते, इक्विलिब्रियम नहीं, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, बल्कि कपल प्रोड्यूस करते हैं। The number of forces that can be added by head to tail rule are 2, 3, 4 any number। तो किसी भी तादाद में, हम सिर्फ 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, बल्कि किसी भी तादाद में फोर्सेस को हेड टू टेल रूल के ज़रिए ऐड कर सकते हैं। The number of perpendicular components of a force are, तो किसी फोर्स के परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स होते हैं 1, 2, 3, 4। तो हमने पहले पढ़ा है कि 2 कंपोनेंट्स होते हैं, लिहाजा B जो है इसको आप टिक करेंगे। A force of 10 Newton is making an angle of 30 degree with the horizontal. Its horizontal component will be 4 Newton, 5 Newton, 7 Newton, 8.7 Newton। तो एक फोर्स है जो 30 डिग्री का एंगल बना रही है एक्स एक्सिस के साथ, और फोर्स का मैग्नीट्यूड है 10 न्यूटन। तो इसका एक्स कंपोनेंट होगा, तो ये 8.7 होगा, क्योंकि हमें मालूम है कि एक्स कंपोनेंट होता है एफ कॉस थीटा के इक्वल। तो एफ है 10 और कॉस 30 डिग्री होगा, तो 10 मल्टीप्लाइड बाय कॉस 30 की वैल्यू है 0.866 या 0.866। तो इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 8.66 और 8.7, इसलिए इसकी करेक्ट ऑप्शन होगी 8.7 न्यूटन। ए कपल इज फॉर्म्ड बाय 2 इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस नॉट इन द सेम लाइन। ए बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन इट्स, इसका डी ऑप्शन होगा, एक्सेलरेशन इज़ ज़ीरो। हम पहले बड़ी डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं कि इक्विलिब्रियम में जो बॉडी होती है उसका एक्सेलरेशन ज़ीरो होता है। ए बॉडी इज़ इन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम व्हेन इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी कीप्स इट्स हाइट इफ़ डिस्प्लेस्ड। अगर उसे डिस्प्लेस किया जाए तो उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी की हाइट जो है वही रहती है जो पहले से हो, ना ये बुलंद होता है ना ये लोअर होता है। रेसिंग कार्स आर मेड स्टेबल बाय डिक्रीजिंग देयर लोअरिंग देयर सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो इन्हीं सेंटर ऑफ ग्रेविटी को लोअर करके उनको स्टेबल बनाया जाता है, अभी हमने डिस्कस भी किया है। तो ये MCQs हैं। कल हम इंशाल्लाह न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे और फिर इस चैप्टर को हम ख़त्म करेंगे। तो कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।